जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की थी। दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया था और इस मामले में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। बम फेंकने वाला पूरा किस्सा पिछले वीडियो में बताया गया था। अब उसके बाद जो कुछ भी होता है, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 23 दिसंबर 1912 को जब दिल्ली में विशाल जुलूस निकला हुआ था लॉर्ड हार्डिंग का, तब के वायसराय का, तो उस पर बम फेंका गया था। हालांकि उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका एक बॉडीगार्ड, एक अंगरक्षक मारा गया था उस मामले में। अब इस मामले में धरपकड़ काफ़ी तेज़ी से शुरू हुई, लेकिन कहीं पर भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। दिल्ली पुलिस या कह लीजिए ब्रिटिश पुलिस अभी दिल्ली में फेंके गए बम को ही सुलझाने में लगी थी कि 17 मई 1913 को लाहौर के लॉरेंस बाग में भी इसी तरह से एक बम फटा। लाहौर के इस विस्फोट में कोई गोरा तो नहीं मारा गया, लेकिन उस बम विस्फोट में एक हिंदुस्तानी अर्दली जो बम पर चढ़ गया था या बम के बहुत नज़दीक था, वो मर गया। पुलिस की तहकीकात और अधिक बढ़ गई। उसी खोजबीन में पुलिस इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। कलकत्ता के राजा बाजार में, राजा बाजार एक हमारे पटना में भी है, लेकिन कलकत्ता के राजा बाजार में तलाशी में एक जगह एक आदमी का नाम मिला, अवध बिहारी। और अवध बिहारी से ये तलाशी होने लगी कि कहाँ ये आदमी कैसे कैसे रहता है, तो पता चला कि दिल्ली में मास्टर अमीरचंद एक हैं, उनके यहाँ किराएदार के रूप में या उनके मकान में अवध बिहारी रहते हैं। अब पुलिस ने क्या किया कि मास्टर अमीरचंद के घर की तलाशी ली। उस तलाशी के दौरान मास्टर अमीरचंद के घर से एक बम की टोपी, कुछ क्रांतिकारी पर्चे वगैरह मिल गए और उसी में कुछ पर्चों में एक हस्ताक्षर था MS। अब पुलिस ये जानने में लग गई कि ये MS कौन है। पता चला कि किसी दीनानाथ का ये छद्म नाम का हस्ताक्षर है और उस दीनानाथ को पकड़ने के चक्कर में पुलिस को जहां कहीं भी किसी दीनानाथ नाम का व्यक्ति पर थोड़ा सा भी संदेह होता, उसे पकड़ लिया जाता। इस तरह से ढेर सारे दीनानाथ पकड़ लिए गए इस मामले में। और फिर आखिर होते होते ये हुआ कि असली दीनानाथ भी इस मामले में पकड़ा गया। यह जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके बारे में शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा था चांद फांसी अंक में, और ये पूरी कहानी का मुख्य स्रोत वही है। और भगत सिंह ने दीनानाथ के बारे में भी लिखा है कि दीनानाथ ईश्वर की उपासना में तल्लीन रहता था, घंटों वो साधना करते रहता था, पूरा पूजा पाठ करता था, बहुत चरित्रवान माना जाता था। लेकिन जैसे ही वो पकड़ा गया, वो जार जार रोने लगा। इतने दिनों से उसका जो संचित साहस था वो पता नहीं कहाँ चला गया। और आगे लिखा है भगत सिंह ने ही, कहा जाता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुखा सिंह की लाल लाल अंगारे सी दहकती आंखों को देख करके दीनानाथ कांपने लगा और कांपते हुए कहा, लीजिए मैं सब भेद बताए देता हूं, परंतु दया करके ये आंखें मत दिखाइए। और इस तरह से उसने फिर सैकड़ों पृष्ठों का बयान दे दिया। दीनानाथ जितना कुछ जानता था उसने सारी पोल, सारी बातें, रत्ती राय रत्ती भर भी सारी बात वो उसने पुलिस को बता दी। अब तक ये पता पुलिस को नहीं चल रहा था कि उस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का। दिल्ली वाले मामले में सिर्फ एक शक था कि ये लोग क्रांतिकारियों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन दीनानाथ, जब असली दीनानाथ पकड़ा गया ढेर सारे लोगों में से, तो उसने क्या किया कि सारी बातें खोल दी। वो मुखबिर बन गया और बाकी लोगों के बारे में भी, जहां तक अभी पुलिस नहीं पहुंची थी, सबके बारे में बता दिया। सरकार ने 13 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया और इस मुकदमे के बाद 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई पहली अदालत ने, सेशन कोर्ट ने। मामला हाई कोर्ट में गया और वहां इन तीनों के अलावा एक और व्यक्ति की, जिन्हें पहले सजा हल्की सुनाई गई थी, उन्हें भी फांसी की सजा तय कर दी गई। अब हम लोग बारी बारी से इन चारों शहीदों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं मास्टर अमीरचंद के बारे में। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहायता दे करके इस अभियान को
इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में, जारी रखने में हमारी मदद की है। साथ ही आप लोगों से आग्रह है कि जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, हमारे इस अभियान को, हमारे इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, उस बैंक खाते के माध्यम से आप मदद की राशि भेज सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मास्टर अमीरचंद के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना कुछ लिखा गया है, भगत सिंह ने भी लिखा है, उसमें ये बताया गया है कि मास्टर अमीरचंद दिल्ली के मिशन हाई स्कूल में शिक्षक थे और उस समय वो स्वामी राम तीर्थ के बहुत बड़े भक्त थे। बाद में जब लाला हरदयाल अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रचार करने आए, अपना संगठन वगैरह बनाने लगे, राजनीतिक रूप से जागरूकता फैलाने लगे, मतलब अपने विचारों का जब प्रचार करने लगे, तो मास्टर अमीरचंद भी उनके प्रभाव में आए, वो भी सहमत हो गए और उसमें उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। बाद में 1908 में ही वो आए भी थे विदेशों से, 1908 में ही लाला हरदयाल, और कुछ दिन काम करने के बाद फिर उन्हें जाना पड़ा। और जब वो चले गए लाला हरदयाल यहाँ से, भारत से विदेश, तो चलते समय जो उनका अब तक दल तैयार हो गया था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने मास्टर अमीरचंद पर सौंप दी थी। यानी एक तरह से कह लीजिए कि लाला हरदयाल की अनुपस्थिति में अब इस दल के प्रमुख थे, खास करके दिल्ली में, मास्टर अमीरचंद। मास्टर अमीरचंद के बारे में यह भी है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे जानकार थे। मुकदमे के दौरान सरकार की तरफ से अदालत में एक पर्चा पेश किया गया और उस पर्चे में लिखा हुआ था, भारत संवैधानिक सुधारों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, एकमात्र तरीका जिससे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं वह है क्रांति का तरीका। इतिहास यह बताता है कि उत्पीड़कों ने किसी भी देश को अपनी खुशी से कभी आज़ादी नहीं दी और हमेशा तलवार से ही मुक्त किए गए हैं। यह अमीरचंद का लिखा हुआ पर्चा अदालत में ब्रिटिश सरकार ने पेश किया। मास्टर अमीरचंद का स्वभाव ऐसा था, उनके बारे में सब लोग अच्छी ही बातें कहते थे। यहाँ तक कि जब मुकदमा चल रहा था तो जज ने एक टिप्पणी की थी, लिखी थी, वो दर्ज है उनके फैसले में, जो कि अदालत ने मास्टर अमीरचंद के बारे में की थी। अदालत में अंग्रेज जज ने मास्टर अमीरचंद के बारे में लिखा था फैसले में, इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड दैट पैट्रियाट्स ऑफ अमीरचंद्स टाइप आर ऑफन एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू द मोनोमैनिया possessing them estimable man and the blameless private life। इसका मतलब है कि यह स्मरण रखना चाहिए कि अमीरचंद की तरह देशभक्त यदि उनमें जो वस्तु विशेष के लिए सनक रहती है उसे निकाल दिया जाए तो बहुत ही निर्दोष और निजी जीवन में बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। ये अंग्रेज जज का कहना था। मास्टर अमीरचंद का जब ये मुकदमा चल रहा था तो उन पर एक और आरोप लगाया गया। लिबर्टी नाम के एक पर्चे में उन्होंने लिखा था, मास्टर अमीरचंद ने, ये बताया गया कि उन्हीं का लिखा हुआ है, और उस पर्चे में लिखा था, वी आर सो मेनी दैट वी कैन सीज एंड स्नैच फ्रॉम देम देयर कैनन्स। यानी हम लोग, मतलब हम भारतीय बड़ी संख्या में हम अधिक हैं और हम लोग उनकी तोपें उनसे, यानी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की तोपें जब्त कर सकते हैं, छीन सकते हैं। ये लिखा हुआ था लिबर्टी पर्चे में। मास्टर अमीरचंद का जब ये मुकदमा चल रहा था तो एक ऐसा भी समय आया जब अमीरचंद जेल में रोते रहे कई दिनों तक। हुआ क्या था, मास्टर अमीरचंद ने एक लड़के को गोद लिया था, मतलब दत्तक पुत्र, अपना बेटा नहीं, किसी एक बालक को अपना बेटा बना करके पाला था। वो बड़ा हो चुका था, नाम था उसका, रखा गया था सुल्तान चंद। और वही सुल्तान चंद जब ये मुकदमा चलने लगा तो सरकारी गवाह बन करके मास्टर अमीरचंद के खिलाफ ही गवाही दी। इससे मास्टर अमीरचंद का दिल बहुत ही टूट गया और वो रोते रहे। हालांकि बाद में उनकी वीरता में कहीं कमी नहीं आई। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई तो वो खुश हुए और पूरी खुशी के साथ, मस्ती के साथ फांसी पर चढ़े। लेकिन ये एक विडंबना उनके जीवन में थी कि जिस
बेटे से उन्होंने संभवतः सबसे अधिक उम्मीदें पाल रखी होंगी, खास करके वो गोद ले लिया हुआ बेटा, किसी को उन्होंने नया जीवन दिया था, बड़ा जीवन दिया था, वही उनके खिलाफ आकर के अदालत में गवाही दे रहा था। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि मास्टर अमीरचंद का वो दत्तक पुत्र सुल्तान चंद भी जीवित नहीं होगा, लेकिन उस समय भगत सिंह ने लिखा है कि अब मास्टर अमीरचंद तो फांसी पर चढ़ गए और वो मतलब सुल्तान चंद उनका दत्तक पुत्र बड़े मजे की जीवन जी रहा है। पुश्तैनी संपत्ति तो मिली ही, पूरा धन मिल गया मास्टर अमीरचंद का, और साथ ही गवाही देने के एवज में, मुखबिर बनने के एवज में ब्रिटिश सरकार ने भी उसे काफ़ी इनाम दिया था। 7 महीनों तक यह मुकदमा चला। कहा जाता है कि फांसी के वक्त मास्टर अमीरचंद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े और अंतिम समय तक उनका चेहरा खिला हुआ था। फांसी जब हो रही थी उनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, और यह भी कहा जाता है कि जेल में भी अपने अंतिम समय तक अपने पेशे में लगे रहे। यानी जब जेल में वो बंद थे उस समय भी वो वहाँ कैदियों को पढ़ाते लिखाते थे। इस तरह से एक महान जीवन का अंत हो गया। इस क्रम में अभी अगली बार हम लोग इस मामले में सजा पाए हुए दूसरे क्रांतिकारियों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप तमाम साथियों से आग्रह है कि आप क्रांतिकारियों से जुड़ी इन कहानियों को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं, ताकि लोग जान सकें कि इस देश की आज़ादी के लिए कितनी जानें गई हैं और किस तरह से हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने, महान हिंदुस्तानियों ने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान किया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।